ये जो 22 मिनट का अंतर है हमारे विदेश मंत्री के बयान में और ट्रंप के ट्वीट में, ये 22 मिनट भारत की सॉवरेनिटी के लिए और भारत के खुद मुख्तारी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। और पहली बार ये हुआ कि इन 22 मिनट में हमारी 78 साल की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बदल गई और ये इम्प्रेशन गया कि युद्ध विराम या संघर्ष विराम का फैसला वॉशिंगटन में हुआ, दिल्ली या इस्लामाबाद में नहीं हुआ। अब उसके बहुत सारे वर्जन हैं, जेडी वेंस ने किसको कॉल किया, क्या हुआ, मैं उस डिटेल में अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत दुखद है कि सीज़ फायर का फैसला अमेरिका ने आज या अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा ट्वीट आता है जिसमें वो कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करते हुए दिखाई देते हैं कि कश्मीर मुद्दा उनकी ज़बान में अगर कहा जाए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच हज़ारों साल से है। हज़ारों साल से कहने का मतलब वो कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट की बात नहीं है। हज़ारों साल में उनका कहने का मतलब है कि बहुत लंबे समय से है और अमेरिका इसको रिजॉल्व कराने के लिए मदद कर सकता है। यानी अब तक दशकों से भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों की, विदेश मंत्रालय की मेहनत गई है इसमें विश्व समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए कि ये द्विपक्षीय मामला है, ये भारत और पाकिस्तान शिमला समझौते के अंतर्गत करेंगे। तो देखिए, ये जो सीज़ फायर हुआ, ये सीज़ फायर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से अनाउंस हुआ। 5:33 पर शाम को उनका ट्वीट आता है और 5:55 पे हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें वो बताते हैं और लगभग उससे कुछ मिनट बाद हमारे विदेश मंत्री का एक ट्वीट जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी तक इस मामले में कुछ भी नहीं आया। तो जाहिर सी बात है कि ये जो 22 मिनट का अंतर है हमारे विदेश मंत्री के बयान में और ट्रंप के ट्वीट में, ये 22 मिनट भारत की सॉवरेनिटी के लिए और भारत के खुद मुख्तारी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण समय है। और पहली बार ये हुआ कि इन 22 मिनट में हमारी 78 साल की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो बदल गई और ये इम्प्रेशन गया कि युद्ध विराम या संघर्ष विराम का फैसला वॉशिंगटन में हुआ, दिल्ली या इस्लामाबाद में नहीं हुआ। अब उसके बहुत सारे वर्जन हैं, जेडी वेंस ने किसको कॉल किया, क्या हुआ, मैं उस डिटेल में अभी जाना नहीं चाहता, लेकिन ये बहुत दुखद है कि सीज़ फायर का फैसला अमेरिका ने अनाउंस किया। उसके बाद यहीं रुक नहीं गए वो, उसके कुछ घंटे बाद या अगले दिन डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा ट्वीट आता है जिसमें वो कश्मीर मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करते हुए दिखाई देते हैं कि कश्मीर मुद्दा उनकी ज़बान में अगर कहा जाए कि इंडिया पाकिस्तान के बीच हज़ारों साल से है। हज़ारों साल से कहने का मतलब वो कोई फैक्चुअली इनकरेक्ट की बात नहीं है। हज़ारों साल में उनका कहने का मतलब है कि बहुत लंबे समय से है और अमेरिका इसको रिजॉल्व कराने के लिए मदद कर सकता है। यानी अब तक दशकों से भारत के तमाम प्रधानमंत्रियों की, विदेश मंत्रालय की मेहनत गई है इसमें विश्व समुदाय को अपने पक्ष में करने के लिए कि ये द्विपक्षीय मामला है, ये भारत और पाकिस्तान शिमला समझौते के अंतर्गत करेंगे। तो और अभी तक ये मामला पाकिस्तान ने कई बार कोशिश की, यूनाइटेड नेशंस ले गया, OIC में बोलता रहा और जगह में बोलता रहा पाकिस्तान, लेकिन कई बार मुस्लिम कंट्रीज़ ने भी ये कहा कि ये भारत पाकिस्तान के बीच का मामला है, ये इसमें त्रिपक्षीय बातचीत का कोई स्कोप नहीं है। ये पहली बार हुआ कि अभी भारत सरकार का इसमें क्या स्टैंड है आप सामने नहीं आया, लेकिन
ट्रंप ने इसको विवादित बना दिया है। तो ये बड़े अफसोस की बात हुई है कि जो सीज़ फायर की परिणति है वो किस तरफ जा रही है। देखिए, किसी भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट के 3 बड़े इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं। नंबर 1 मिलिट्री एक्शन, नंबर 2 डिप्लोमेसी, नंबर 3 परसेप्शन बिल्डिंग। तो मैं नंबर 3 से शुरू करता हूँ। नंबर 1 मिलिट्री एक्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही जब तक ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा। हमारी तरफ से, मतलब भारत की तरफ से, कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह और विदेश सचिव विक्रम मिस्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही और डिटेल्स उसमें आते रहे। लेकिन परसेप्शन बिल्डिंग में सबसे बड़ा रोल होता है कि आपका प्रधानमंत्री क्या कह रहा है और कहाँ कह रहा है। देखिए, एक ही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही जाए, वही बात चुनावी रैली में कही जाए, वही बात राष्ट्र के नाम संदेश में कही जाए और वही बात संसद में कही जाए। इन एक ही बात का इन चारों जगहों की वजह से अलग अलग वज़न होता है। विश्व समुदाय उसको अलग ढंग से देखता है। इसमें नंबर 1 जो क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन है, जो परसेप्शन बिल्डिंग में, वो पार्लियामेंट में कही हुई बात है। इसलिए आपने गौर किया होगा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अपनी पार्लियामेंट में बोला। तो ये अभी मोदी साहब ने इसको, या भारत सरकार ने इस पर क्या तय किया है नहीं मालूम। विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए। पार्लियामेंट के सेशन में कोई बयान जाएगा और विपक्ष एकजुट होकर भारत के सरकार के साथ खड़ा होगा, उसका विश्व समुदाय की तरफ बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज जाता है। इस मामले में जैसा गोदी मीडिया ने रवैया, निराशाजनक रवैया रहा है, इस्लामाबाद कभी कराची कब्जे करवा रहा था, उस पर क्या कहेंगे? बहुत अफसोसनाक। देखिए, क्या है कि हमारी फ़ौजों की तरफ से, भारत की फ़ौजों की तरफ से अच्छा इंतज़ाम किया गया था। 2 अधिकारी और विदेश सचिव रोज़ ब्रीफिंग कर रहे थे। हमको उनकी ब्रीफिंग पे ही इर्द गिर्द रहना चाहिए। ये जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट है, ये फुटबॉल मैच नहीं है, ये 2020 का मैच नहीं है कि अब इसने चौका मार दिया, इसने छक्का मार दिया। कोई एक टारगेट है, वो टारगेट मीट हुआ है कि नहीं मीट हुआ है, कितना डैमेज हुआ है, कोलेट्रल डैमेज कितना है, किस कोऑर्डिनेट पे गया है, तमाम वेरिफिकेशन होते हैं उसके। उस वेरिफिकेशन के बाद आपको ऑफिशियल सोर्सेस से जो मिलती है खबर, वही चलानी चाहिए। जल्दबाजी किस बात की है? कई बार होता है कि कॉन्फ्लिक्ट जोन से खबरें देर में आती हैं। मैंने बहुत समय ऐसी रिपोर्टिंग की है। तो कॉन्फ्लिक्ट जोन से खबरें देर में आती हैं और आपको अगर इधर उधर से पता चल भी जाता है तो भी आप इंतज़ार करते हैं कि आधिकारिक रूप से कौन क्या कह रहा है। और इसमें बेहतर ये होता है कि आप मिलिट्री का जो वर्जन है उसको पहले चलाएं, उसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन करें, उनका क्लेम सही है कि गलत है। लेकिन पहला वर्जन जो है वो आपको जो डिफेंस फोर्सेस के सोर्सेज हैं उससे चलाना चाहिए। तो क्या ये डिफेंस फोर्सेस के सोर्स बता रहे थे कि लाहौर पे कब्ज़ा हो गया, इस्लामाबाद पे कब्ज़ा हो गया, जनरल मुनीर गिरफ्तार हो गया, कराची पे कब्ज़ा हो गया? ये किसी ने नहीं बताया। कहाँ से चल रहा था? तो ये ईद मीडिया की जो टीआरपी का खेल है वो कैसे पूरा होता फिर? ये सिर्फ टीआरपी का खेल नहीं है। देखिए, ये क्या है कि जो इस पूरे सरकार का जो वो है मोडस ऑपरेंडी, जो काम करने का तरीका है, ये युद्ध भी चुनाव के लिए लड़ रहे हैं कि डोमेस्टिक कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए आपको युद्ध के समय, कॉन्फ्लिक्ट, आर्म कॉन्फ्लिक्ट में आपको ग्लोबल कम्युनिटी को एड्रेस करना है। तो वो मैसेज इन्होंने दिया तो है, व्योमिका सिंह, सोफिया कुरैशी और एक कश्मीरी इनको लाकर, वो बहुत अच्छा मैसेज है, वो मैसेज बहुत अच्छा था। लेकिन उस अच्छे मैसेज को इस गोदी मीडिया ने बर्बाद कर दिया। अब आपका पूरा मजाक उड़ रहा है पूरी जगह, पूरी दुनिया में, और आपकी मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो पहले से ख़राब थी
और दूसरे की और ख़राब हो गई। वो कह रहे हैं सेना को उनका हौसला बढ़ाना था, जिसकी वजह से सारी चीज़ें की जा रही थी। सेना टीवी देख रही थी वहाँ वॉर जोन में। सेना के लोग टीवी देख रहे थे क्या? सेना के लोग क्या वो इनका गोदी मीडिया का चैनल देख रहे थे वहाँ पे? वो ड्रोन आ रहे रात में, उसका वो जवाब दे रहे हैं। उनके पास जो भी एयर डिफेंस सिस्टम है उस वक़्त वो उससे जवाब दे रहा है। वो वॉर मोड में है, कॉम्बैट मोड में है। वो अपने कंप्यूटर्स में, अपने मिसाइल के सिस्टम में काम कर रहा है। उसको मनोबल बढ़ाने के लिए ये गंदे चैनलों को नहीं देखना, उसको कमांड मिल रहे हैं अपने कमांडर से। उस कमांडर से वो डायरेक्शन लेकर वो काम कर रहा है। और ये आज के 21st सेंचुरी का वॉरफेयर, वो इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स एंड टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन वॉरफेयर। वो कंट्रोल रूम से हो रहा है। लेकिन सर, प्रधानमंत्री का बयान वायरल हो रहा है। वो कहते थे पहले कि लव लेटर लिखना पाकिस्तान को बंद करना चाहिए, मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, अमेरिका कौन होता है हमारे मामले में दखलंदाजी करने वाला। प्रधानमंत्री अगर आज भी बोलेंगे तो वायरल होगा, लेकिन बोले तो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि किसी भी आर्म कॉन्फ्लिक्ट के 3 पहलू हैं: मिलिट्री एक्शन, डिप्लोमेसी, परसेप्शन बिल्डिंग। परसेप्शन बिल्डिंग में आप डोमेस्टिक लेवल पर परसेप्शन बिल्डिंग कर रहे हो एक गोदी मीडिया लगा के, लेकिन आपके यूरोप आपके बारे में क्या सोच रहा है, अमेरिका आपके बारे में क्या सोच रहा है, गल्फ कंट्रीज़ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये कहाँ से सोचेंगे? वो बीजेपी समर्थक जो थे तो कह रहे थे नरेंद्र मोदी घुस के मारेंगे, आज खामोश हैं वो। देखिए, मैं उनके समर्थकों के बारे में बात नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोग एक महिला जिसका पति आतंकवाद में मारा गया, हिमांशी नरवाल, उसको गालियाँ दे रहे थे ये लोग। और इन्हीं लोगों ने, जो लोग उनको, उसको हिमांशी नरवाल को गालियाँ दे रहे थे, गंदी गंदी गालियाँ, हम आप सोच भी नहीं सकते। वही गालियाँ वही उनकी बेटियों को फ़ोटो लगा लगा कर विदेश सचिव विक्रम मिस्री को दे रहे हैं, जो कि बेहतरीन अफसर और इस वक्त बेहतरीन काम कर रहे हैं। मगर यही भाजपाई भक्त तो कहते हैं हम कश्मीरी पंडितों को इंसाफ दिलाएंगे, और एक कश्मीरी पंडित ऑफिसर को ये सब बातें बोल रहे हैं। ये इसकी जांच होनी चाहिए कि ये कि कौन लोग थे इसके पीछे, और ये कैंपेन कैसे चला, ये ट्वीट्स किसके थे, ये हैंडल्स किसके थे, इसकी जांच कराए सरकार। सरकार तो यूट्यूब चैनल बंद कराती है, कोई वेबसाइट बंद कराती है, इनके ऊपर जांच कब होगी? इस पर जांच कभी नहीं होगी, क्योंकि ये उन्हीं के लोग हैं। सर, इसका फिर असर क्या होगा? अभी तक भारत और पाकिस्तान दोनों कहते थे हमारे बीच का मामला है, अब अमेरिका बीच में आ गया है, इंटरनेशनल मामला बन गया है। पीओके गृह मंत्री सदन में कहते थे हम उसके लिए जान देंगे। देखिए, अभी 2 दिन हुआ है सीज फायर हुए, तो अभी बहुत जल्दबाजी होगी, इसमें हम कोई बहुत ही कंक्लूसिव बात कह पाए। लेकिन ये बात फैक्ट है कि सीज फायर अमेरिका ने अनाउंस किया, उसके इम्प्लिकेशंस होंगे, और भारत की छवि पे इस पे असर पड़ा है, भारत की संप्रभुता पे असर पड़ा है, सॉवरेनिटी पे असर पड़ा। आप याद कीजिए, आप लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे, मैं था, 16 दिसंबर 1971 वो एक सीज फायर हुआ था। जनरल नियाज़ी पाकिस्तान के 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों के साथ लेफ्टिनेंट जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने सरेंडर किया था। उसको कहते हैं सीज फायर। ये सीज फायर अमेरिका अनाउंस कर रहा है। और उस समय तो इंदिरा गांधी ने अमेरिकन राष्ट्रपति का 15 दिन फ़ोन नहीं उठाया था, इधर 2 दिन में सुलह करवा देगी। क्यों इंदिरा गांधी की इतनी हिम्मत थी? क्यों इंदिरा गांधी की इतनी हिम्मत हुई कि अमेरिका का 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी की तरफ चला, उसके बाद भी वो झुकी नहीं? यहाँ तो एक ट्वीट आया और हिल गया सब मामला, एक ट्वीट में सीज फायर हो गया। अब उस वक़्त अमेरिका का 7वां बेड़ा नहीं करवा पाया कुछ, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी आपके साथ कितना खड़ी है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। 11 साल से विदेश नीति का जो डंका बज रहा था, पूरे देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया गया। आप अमेरिका जा रहे हैं, आप इंग्लैंड जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं,
वहाँ रहने वाले भारतीयों को आप तंबू कनात लगा के ढोल वगैरह बजा के जमा कर रहे हैं, ये फॉरेन पॉलिसी नहीं है। इससे कोई विश्व गुरु नहीं बनता है। विश्व गुरु तो ट्रंप है, एक ट्वीट से उसने करवा दिया सीज़फायर। आखिर क्या वजह है कि 56 इंच का सीना और इतना डंका बजने के बावजूद भी एक देश भारत के साथ वैश्विक तौर पे खड़ा नहीं हुआ? इसीलिए नहीं, क्योंकि भारत की फॉरेन पॉलिसी की लगातार कमज़ोरियाँ रही हैं। हमने वो इंस्टीट्यूशंस जो हमारे फॉरेन पॉलिसी के थे, उन इंस्टीट्यूशंस को, उन सोर्सेस को सुखा दिया। हम एक फॉरेन पॉलिसी में एक गेम प्लान के तहत, जैसे जिस गेम प्लान की बात राहुल गांधी 2022 में कर रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, कि चाइना और पाकिस्तान को एक साथ मत आने दो। आज आप देखिए कि चाइना ने प्रॉक्सी वॉर लड़ा है पाकिस्तान के लिए। टेक्नोलॉजी चाइना की थी, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं, तो आपने वो कर दिया। एक आपका ट्रेडिशनल दोस्त जो 71 की लड़ाई में भी आपके साथ था, जो करगिल युद्ध में भी आपके साथ था, जिसका मैक्सिमम वेपन आपके पास है, रूस, वो उस तरीके से साथ में नहीं था जिस तरीके से हमेशा से रहा। तो ये 11 साल से जो एक ये मीडिया में परसेप्शन बनाया जा रहा था फॉरेन पॉलिसी को लेके, ये मिथ्या परसेप्शन था, गलत था। ये फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे कोई अचीवमेंट नहीं थे। वहाँ पे एनआरआईज को इकट्ठा करके और डांस वगैरह करवा के और मोदी के नारे दिलवा के आप, वो फॉरेन पॉलिसी नहीं है। फॉरेन पॉलिसी होती है जब आप प्रिंसिपल्स बात करते हैं, मल्टीलेटरल में आपके क्या बातें होती हैं, कौन से प्रेशर ग्रुप्स आप बना पाते हो। जैसे ब्रिक्स एक प्रेशर ग्रुप है, तो कैसे आप लॉबीज़ को कैसे एड्रेस कर रहे हो, यूएन में क्या प्रस्ताव आपके आ रहे हैं, वो फॉरेन पॉलिसी है। ये डुगडुगी बनाना फॉरेन पॉलिसी नहीं। लोग हंसते हैं इस पर। एक आखिरी सवाल, क्या 26 वो पहलगाम के शहीदों को इंसाफ मिला? कैसे मिलेगा? वो आतंकवादी कहाँ है जिन्होंने मारा था? वो आतंकवादी जिन्होंने मारा था, जिनकी फ़ोटो मीडिया में आई, वो कहाँ है? वो ऑर्गेनाइजेशन वो कहाँ है? ठीक है, आपने पाकिस्तान के 9 जगह पे मिसाइल से हमले किए, सर्जिकल स्ट्राइक की, उसका कितना डैमेज हुआ है वो उसकी रिपोर्ट्स अभी आएंगी। वो आपने नेटवर्क, एक मैसेज गया, स्ट्रॉन्ग मैसेज गया पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को अपने अंदर टेरर नेटवर्क को ख़त्म करना पड़ेगा। ये मैसेज गया। अब उसके बाद आपको नेगोशिएटिंग टेबल पे लाना चाहिए पाकिस्तान को। और अमेरिका साथ में है, तो अब पाकिस्तान से कमिट करवाएं कि पाकिस्तान अपने टेरर नेटवर्क को, और उन्हीं के डिफेंस मिनिस्टर, उनके फॉर्मर मिनिस्टर्स इस बात को बोलते रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेरर नेटवर्क है। 26/11 हुआ था, हमने 26/11 के जो मुजरिम था कसाब, उसको पकड़ा, उसको मुकदमा चला, उसको फांसी हुई यहीं पे भारत में। वो पाकिस्तानी नागरिक था, पाकिस्तान उसको कभी डिनाई नहीं कर पाया। हाफिज सईद की गिरफ्तारी हुई थी उस वक़्त, आपको याद होगा। तब तो ये जो आप कह रहे हो कि जो 26 लोग पहलगाम में मारे गए, उनको तो जस्टिस तब मिलेगा जब वो पकड़े तो जाए वो आतंकवादी। ठीक। हाँ, निकालो। कहाँ आएगा भाई?